नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज की कहानी कर्नाटक के मंगलुरु की है। बात है 2019 की 12 मई की सुबह। वक्त लगभग 7 बजे का था। उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले व्यक्ति को एक थैले में महिला का कटा हुआ सिर मिला था, तो उसने तुरंत उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि थैले के अंदर महिला का सिर था और सिर के ऊपर एक हेलमेट लगा हुआ था। यह दृश्य इतना अजीब और डरावना था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस हत्या के पीछे की मंशा क्या थी। इस तरह की हत्याओं में अक्सर कुछ सुराग या पहचान के निशान मिलते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था। ना कोई आईडी और ना कोई दस्तावेज। महिला की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत टीमें बनाई और महिला की लाश के बाकी हिस्सों की खोजबीन शुरू की। इस क्रूर हत्याकांड में पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर यह महिला कौन है, उसकी हत्या किसने की और क्यों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला है। पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए गहरी जांच करनी थी और हर सुराग को बारीकी से खंगालना था। अभी पुलिस ने थैले में मिले महिला के कटे हुए सिर की जांच शुरू ही की थी कि कंट्रोल रूम में एक और चौंकाने वाला फोन आया। इस बार खबर थी कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान में लोगों को एक लाश का धड़ मिला है। जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस की टीम तुरंत कब्रिस्तान पहुंची। वहां उन्हें महिला का धड़ मिला, जिसे कब्जे में लेकर उन्होंने बाकी शरीर के हिस्सों की खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन यह डरावना सिलसिला यहीं नहीं थमा। कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम में तीसरा फोन आया। इस बार बताया गया कि कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे 2 कटे हुए पैर पड़े हैं। यह सभी हिस्से उसी महिला के थे, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। इस पूरी वारदात से पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। किसी ने बड़ी बेरहमी और सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए थे। अब पुलिस के सामने चुनौती थी इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर इस खौफनाक पहेली को सुलझाना। सिर, धड़ और पैर मिलने की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। चारों ओर दहशत फैल चुकी थी और लोग यह सोचने लगे थे कि आखिर यह खौफनाक घटना किसने और क्यों अंजाम दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी थानों में सूचना भेजी और लाश के तीनों हिस्सों को जिला अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच शुरू की ताकि किसी लापता महिला से इस लाश की पहचान हो सके। तभी मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बहन पिछले 1 दिन से लापता है। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। लाश के हिस्सों की पहचान की दिशा में अब यह शख्स पुलिस की मदद कर सकता था और यह संभावना बन रही थी कि शायद यह बिखरे हुए हिस्से उसी की बहन के हैं। अब पुलिस के सामने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की चुनौती थी, क्योंकि मामला जितना पेचीदा दिख रहा था उतना ही खौफनाक भी था। पुलिस उस शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वह व्यक्ति उस लाश की पहचान अपनी बहन के रूप में करता है। पता चलता है कि यह लाश श्रीमती सेट्टी की है, जो 29 वर्ष की थी। श्रीमती सेट्टी कंकनाडी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थीं और लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम भी करती थीं। अब उनकी पहचान हो चुकी थी, लेकिन अब पुलिस को उनके कातिल की तलाश थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है
कि श्रीमती शेट्टी शादीशुदा थीं, लेकिन अपने पति से अलग रह रही थीं। दोनों का तलाक नहीं हुआ था। इसके अलावा वह सुदीप नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ भी रह रही थी। हालांकि सुदीप के साथ उनका रिश्ता भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक सबसे पहले इन दोनों लोगों पर गया। सुदीप और उनके पति से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि क्या इन दोनों के साथ श्रीमती शेट्टी के संबंधों में किसी प्रकार का विवाद या तनाव था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, पुलिस ने इन दोनों के अलावा अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश शुरू की, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठाया जा सके कि आखिर श्रीमती शेट्टी की हत्या का कारण क्या था। पूछताछ के दौरान श्रीमती शेट्टी के पति ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं थे। उनका कहना था कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। वहीं सुदीप, जो उस समय मंगलुरु जेल में बंद था, उसने भी यह स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता काफ़ी पहले खत्म हो चुका था और वह शेट्टी से कोई संपर्क नहीं रखता था। पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाला, ताकि यह पता चल सके कि क्या उनकी बातचीत में कोई संदिग्ध गतिविधि थी। साथ ही उन्होंने अपने मुखबिर को भी काम पर लगा दिया, लेकिन तफ्तीश के दौरान इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस अब एक नई दिशा में जांच करने का फैसला करती है। उन्होंने श्रीमती शेट्टी के करीबी दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ करने का निर्णय लिया, यह जानने के लिए कि क्या उनके निजी जीवन में कोई और विवाद या दुश्मनी थी। इस बीच जांच अधिकारी ने शेट्टी के व्यापारिक लेन देन की भी जांच शुरू की, यह देखने के लिए कि क्या उनके पैसे या कारोबार में कोई अनियमितता थी जो हत्या का कारण बन सकती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस को यकीन था कि सही सबूत जल्दी ही मिल जाएंगे। पुलिस ने श्रीमती शेट्टी के दिन भर के रूटीन का गहनता से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने 11 मई के दिन का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि शेट्टी सुबह अपने घर से निकलकर लगभग 9 बजे तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंच गई थी। इस बीच पुलिस ने दुकान और घर के बीच मौजूद लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को ट्रैक करना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को आखिरकार इस जघन्य हत्या की तहकीकात में पहला सुराग मिला। यह सुराग महज 2 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति श्रीमती शेट्टी के पीछे चलता नजर आया। फुटेज में देखा गया कि वह व्यक्ति शेट्टी के साथ एक छोटी सी बातचीत करता है और फिर अचानक उनके पास आकर तेजी से दुकान की ओर बढ़ता है। पुलिस ने इस फुटेज को ध्यान से देखा और आरोपी के हुलिये, कपड़े और चलने के तरीके पर गौर करने का निर्णय लिया। इस फुटेज ने पुलिस के लिए एक नया मोड़ पेश किया। उन्होंने इस व्यक्ति की पहचान के लिए आसपास के थानों और समुदायों में पूछताछ शुरू की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए समाज के लोगों से भी मदद मांगी। उन्हें उम्मीद थी कि इसकी मदद से वे शेट्टी के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। पुलिस को जब शेट्टी के साथ बाइक पर बैठे व्यक्ति की पहचान करने में सफलता मिली, तो उन्हें पता चला कि उसका नाम जोनास सैमसन है। वह समुद्र किनारे कबाब की दुकान चलाता था। जैसे ही पुलिस ने सैमसन के नाम का पता लगाया, उन्होंने उन सभी लोगों की लिस्ट खंगाली जिन्होंने श्रीमती शेट्टी से पैसे उधार लिए थे। सैमसन का नाम उस लिस्ट में पाया गया, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया।
14 मई को पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंची। पुलिस को देखकर सैमसन ने घबराहट देखी गई। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस केस में पुलिस के लिए यह एक बड़ा अवसर था और पुलिस का शक सैमसन पर और गहरा हो गया और वे इसे किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहते थे। सैमसन को हिरासत में लेने के लिए कुछ पुलिसकर्मी दीवार पर चढ़ गए और छत की टाइल्स को तोड़कर नीचे कूद गए। सैमसन को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया। लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने श्रीमती शेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कबाब की दुकान चलाता था और उसने उस काम के लिए शेट्टी से कुछ रुपए उधार लिए थे। उससे पहले ही आधे रुपए वापस कर दिए थे, लेकिन आधी रकम अभी बकाया थी। शेट्टी अक्सर सैमसन से सबके सामने ही अपने रुपए मांगने लगती थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। सैमसन ने यह भी कहा कि कई बार शेट्टी ने उसके साथ गाली गलौज की थी। 11 मई 2019 को जब शेट्टी बिना किसी फ़ोन के सैमसन से पैसे मांगने उसके घर गई, तो रास्ते में सैमसन ने उन्हें देख लिया। उसने अपनी स्कूटी रोकी और सैमसन से रुपए मांगे। सैमसन ने कहा कि वह 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा। जब शेट्टी उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। शेट्टी ने बिना संकोच के सीधे सैमसन से उसकी पत्नी के सामने पैसे मांगना शुरू कर दिया। यह बात सैमसन को अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर उसने पास पड़े लकड़ी के तख्ते से श्रीमती शेट्टी के सिर पर 2 बार वार कर दिया। शेट्टी लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ी। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियाज की मदद से श्रीमती शेट्टी की लाश को बाथरूम में खींचा और दोनों ने मिलकर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस खौफनाक काम को करने के बाद सैमसन अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, सैमसन ने लाश के टुकड़ों को श्रीमती शेट्टी की स्कूटर पर रखकर शहर के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। इसके बाद उसने स्कूटी को पुलिस थाने के पास ले जाकर खड़ी कर दी ताकि उसकी गतिविधियों पर कोई संदेह न हो। अगले दिन विक्टोरिया ने पूरे घर से खून के निशान साफ किए और अपने रिश्तेदार के घर चली गई, लेकिन पुलिस की छानबीन ने दोनों को पकड़ने में देर नहीं लगाई। पुलिस ने 15 मई को विक्टोरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया गया। मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। कोविड महामारी के कारण सुनवाई में देरी हुई, लेकिन आखिरकार 2 साल बाद 13 सितंबर 2024 को सैमसन और विक्टोरिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस केस ने समाज में हत्या और हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाई और यह एक सबक बना कि क्रोध और लालच के कारण इंसान कितनी भयानक स्थिति में पहुंच सकता है। आज की दूसरी कहानी मुंबई के कुर्ला की है। कुर्ला में मीठी नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मछुआरों के होश उड़ गए। यह दृश्य बेहद भयावह था और मछुआरों को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गंभीर घटना घटी है। उन्होंने बिना देर किए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। लाश बुरी हालत में थी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इलाके में पूछताछ शुरू की, लेकिन लाश की पहचान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। इस मामले की तह तक जाने के लिए इंस्पेक्टर घनश्याम नायर ने
एक विस्तृत जांच शुरू की। उन्होंने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया, यह पता लगाने के लिए कि कहीं किसी के लापता होने की शिकायत दर्ज नहीं है। इस दौरान शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 23 वर्षीय युवक अमान अब्दुल शेख के लापता होने की शिकायत सामने आई। यह शिकायत उस युवक के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो पिछले कुछ दिनों से घर से लापता था। पुलिस ने तुरंत अमान की फोटो ली और उसकी तुलना मीठी नदी के किनारे मिली लाश से की। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने अमान की तस्वीर का मिलान लाश से किया तो यह स्पष्ट हो गया कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि अमान की ही है। इस कन्फर्मेशन के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अमान की मौत कैसे हुई। क्या यह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे किसी किस्म की साजिश थी? पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच में जुट गई थी। अमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बहन ने दर्ज करवाई थी। जब मीठी नदी के किनारे मिली लाश की पहचान अमान के रूप में हुई तो पुलिस ने तुरंत अमान की बहन को सूचना दी और पूछताछ के लिए थाने बुलाया। अमान अब्दुल शेख, जो ऑटो चलाता था, अपनी बहन के साथ गोवंडी में रहता था। अमान नफीस खान का ऑटो किराए पर चलाता था, जो रोज़ाना 300 रुपये पर दिया गया था। नफीस ने कुल 6 ऑटो किराए पर दे रखे थे और अमान उनमें से एक चलाता था। अमान की बहन से पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि नफीस कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। वह अमान के बारे में पूछ रहा था क्योंकि अमान कई दिनों से उसका ऑटो लेकर लौटा नहीं था। अमान की बहन ने पुलिस को बताया कि नफीस ने उसे बाद में जानकारी दी थी कि किसी ने उसके ऑटो को मीठी नदी के पास खड़े देखा था और उसे इस बारे में सूचना दी। नफीस ने दूसरी चाबी लेकर ऑटो को वापस ले आया था। इस सूचना ने पुलिस को इस मामले की दिशा में नया सुराग दिया। यह बात संदिग्ध लग रही थी कि नफीस को ऑटो की इतनी जल्दी जानकारी कैसे मिल गई और बिना किसी जांच के उसने ऑटो वापस क्यों ले लिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम नफीस पर भी शक की नज़र रखने लगी, क्योंकि अमान का ऑटो और उसकी लाश एक ही जगह से मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पुलिस ने नफीस से भी गहराई से पूछताछ शुरू की ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके और पता चल सके कि आखिर अमान की हत्या के पीछे कौन है। क्राइम ब्रांच को जब नफीस की दी गई जानकारी और घटनाओं का क्रम सामान्य नहीं लगा तो उन्होंने मामले की गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले नफीस के मोबाइल की लोकेशन 5 जनवरी को ट्रेस की गई, जिसमें पता चला कि वह गोवंडी से मीठी नदी तक गया था। इसके बाद पुलिस ने उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें साफ दिखाई दिया कि नफीस, ताकिब और मुकेश एक ऑटो में अमान की लाश के साथ बैठे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने वह ऑटो और उसकी दोनों चाबियां भी जब्त कर लीं, जिसमें अमान की लाश को ले जाया गया था। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने क्राइम ब्रांच को अमान की हत्या की असली वजह भी बताई। 23 साल के अमान अब्दुल शेख का नफीस के घर आना जाना आम बात थी। अमान एक ऑटो चालक था और नफीस के ऑटो को किराए पर चलाता था। इस रोज़मर्रा के मेल जोल के दौरान नफीस को शक हुआ कि अमान का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है।
यह शक धीरे धीरे नफीस के दिलो दिमाग में गहराता चला गया और इसी शक में उसके और उसकी पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट घोल दी और उनके बीच लगातार झगड़े होने लगे। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि नफीस की पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। इस पारिवारिक तनाव और शक के चलते नफीस का मन पूरी तरह से उबल पड़ा। उसने अमान से बदला लेने का मन बना लिया। नफीस ने अपने करीबी साथी ताकिब और मुकेश से बात की और तीनों ने मिलकर अमान की हत्या की साजिश रची। नफीस का इरादा पक्का था, उसे अमान से छुटकारा पाना ही था। 5 जनवरी का दिन इस साजिश के लिए चुना गया। अमान नफीस को कुछ पैसे का भुगतान करने के लिए गोवंडी स्थित उसके घर आया। यह वह मौका था जिसका नफीस और उसके साथी ताकिब और मुकेश इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अमान घर में दाखिल हुआ, तीनों ने उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने अमान का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह हत्या सुनियोजित थी और उन्होंने किसी भी सुराग को छोड़ने से पहले ही योजना का दूसरा चरण शुरू किया। अमान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नफीस और उसके साथियों ने वही ऑटो इस्तेमाल किया जिसे अमान खुद किराए पर चलाता था। लाश को ऑटो में डालकर तीनों मीठी नदी के किनारे पहुँचे। रात के अंधेरे में उन्होंने अमान की लाश को नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि सबूत पानी में बह जाएगा और उनका अपराध दबा रह जाएगा। हत्या के बाद नफीस ने ऑटो को थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया और उसकी चाबी अपने पास रख लिया ताकि किसी को शक ना हो कि अमान के साथ क्या हुआ है। लेकिन अपराध कितनी भी सफाई से किया गया हो, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। क्राइम ब्रांच की गहन जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज ने इस हत्याकांड की परतें खोल दी और नफीस के साथियों समेत तीनों को उनके जुर्म की सज़ा के लिए जेल भेज दिया गया। दोनों कहानियों में संबंधों में संवाद की कमी दिखती है। नफीस और उसकी पत्नी के बीच शक और अविश्वास ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया और सैमसन ने सिट्टी के साथ अपने वित्तीय मामलों को सुलझाने के बजाय हिंसा का रास्ता अपनाया। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में सही संवाद और बातचीत से समस्याओं का समाधान हो सकता है, न कि हिंसा से। पहली कहानी में नफीस का शक और निजी स्वार्थ में उसे हत्या जैसे जघन्य अपराध की ओर ढकेला, जबकि दूसरी कहानी में सैमसंग का आर्थिक बोझ और अपमान ने उसे एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि लालच, ईर्ष्या और नैतिक मूल्यों की अनदेखी अंततः इस तरह के भयानक परिणाम लाती है। दोनों मामलों में अपराधियों को अंततः कानून के हाथों सजा मिली, चाहे वह कितनी ही चतुराई से अपराध क्यों न करें। कानून और न्याय व्यवस्था से बचना संभव नहीं। यह संदेश देता है कि समाज में अपराध करने वालों को एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इन कहानियों से मुख्य संदेश यह मिलता है कि क्रोध, शक और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भावनाएं हिंसा और अपराध का कारण बन सकती हैं। साथ ही आपसी बातचीत, संवाद और आपसी विश्वास किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कुंजी है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीख मिली होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।